हेलो एवरीवन। आज से हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं जिसमें मैंने जो पहला सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हम इसमें उन 1757 के बाद की जो भी इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं थी, स्पेशली भारत से रिलेटेड, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो पोर्शन है ये हम लगभग आने वाले कुछ 30 से 35 वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे, जिसमें मैं स्पेक्ट्रम यूज़ करूँगा और एनसीईआरटी यूज करूंगा। मैं टाइमलाइन के साथ चलूंगा, जैसे 1757 के बाद जो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था घटनाओं का, मैं उनके हिसाब से चलूंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसा क्या था कि ब्रिटिशर्स ही हमारे ऊपर रूल कर पाए, क्योंकि आने वाले तो बहुत सारे लोग थे, पुर्तगीज भी आए थे, डच भी आए थे। तो आखिर क्या रीजन थे जिसके से ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया? तो सबसे पहले ये रीजन ये था कि ब्रिटिशर्स वर स्टार्टिंग से ही दे वर वेरी प्रोमिनेंट अबाउट द लॉज। दे वर वेरी लाइक लॉज को बनाना और उनको फॉलो करने के लिए वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट थे। दूसरा, एक उस समय की फ्लीट में स्पेन का जो नवल पावर था, स्पेन की जो नेवी थी, वो सबसे पावरफुल मानी जाती थी। लेकिन उसको इंग्लैंड ने हरा करके अपना एक आधिपत्य स्थापित कर लिया 1589 में। और ये आधिपत्य से कहीं ना कहीं ब्रिटेन को फायदा हुआ और इसका पोजीशन धीरे धीरे इसने स्ट्रेंथन किया। दूसरा, बाकी जो देश थे, जो भी यूरोपियन शक्तियां थी, वो बिजनेस को नेगेटिव तरीके से देखती थी, क्योंकि पहले तो राजा राजवाड़ों का शासन चलता था, तो वो बिजनेस को उतना सपोर्ट नहीं करते। लेकिन ब्रिटेन में बिजनेसेस को सपोर्ट करते थे। उसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर सन 1600 में एक परमिशन लेटर दिया गया कि भैया आप जाइए और बिजनेस करिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई, उसी तरीके से इंडोनेशिया गई और कुछ कुछ और देश भी गई। तो ये जो ब्रिटिश चार्टर हम कहते हैं, ये बेसिकली एक परमिशन लेटर था जो उस समय के ब्रिटिश मोनार्क के जो एलीट ग्रुप्स थे उन्होंने दिया था। और कहीं ना कहीं ये फिर धीरे धीरे स्टेब्लिश करते गए, और सबसे बड़ा जो मोड़ आया वो आया बैटल ऑफ प्लासी में। अब ये बैटल ऑफ प्लासी, अब देखिए समझिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर मैं ईआईसी की बात करूं तो ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या? तो ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली एक कंपनी है जिसका काम कुछ प्रोडक्ट बनाना है और उसको बेचना है। लेकिन जब कंपनी को टैक्स कलेक्ट करने के राइट्स मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जो शक्तियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और वही केस होता है बैटल ऑफ प्लासी में। और बैटल ऑफ प्लासी के बाद कहीं ना कहीं ये चीजें आगे बढ़ती जाती हैं और ब्रिटेन अपने आप को और स्टेब्लिश करता है। बैटल ऑफ बक्सर के बाद और इलाहाबाद की संधि के बाद हम लोग इसको एक और लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे, जब मैं बात करूंगा 1600 से लेकर के 1772 तक क्या हुआ। आगे अगर बढ़े तो सबसे जो पहले आदमी को जो कमान दी गई, वो कमान दी गई थी वॉरेन हेस्टिंग को। वॉरेन हेस्टिंग बेसिकली स्टार्टिंग में वो गवर्नर बने बंगाल के, और जब उन्होंने अपनी गद्दी संभाली, व्हेन ही वाज एट दिस पोस्ट, तब तक हर तरफ भ्रष्टाचार की अच्छी खासी काली छाया थी। जो ब्रिटेन के जितने भी कर्मचारी थे वो अपनी जेबें भर रहे थे, कंपनी को बार बार बैंकरप्ट घोषित कर रहे थे। अब ये कंपनी को बैंकरप्ट क्यों घोषित कर रहे थे? क्योंकि इनके बैंकरप्ट घोषित करने की वजह से ब्रिटेन में कोई इनसे सवाल नहीं पूछेगा कि भाई क्या चल रहा है, भारत में आप कितने पैसे कमा रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें थी, इसको ध्यान में रखते हुए उस समय की वॉरेन हेस्टिंग को ये कमान दी गई कि भैया आप संभालो। तो जब उन्होंने संभाला तो कहीं ना कहीं जो बंगाल उस समय का जो शासन जो ने मिला था बैटल ऑफ प्लासी के बाद, वो एकदम दुविधा की स्थिति में था कि कैसे चलेगा। इवन कंपनी की टैक्सेशन की पावर्स भी काफी कम थी और जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो भी काफी कम थी। साथ ही साथ बंगाल में जो फेमीन आया था 1770 में, विच किल्ड अराउंड लाइक फ्यू मिलियन पीपल्स, तो उसकी वजह से भी इस लाइक ब्रिटेन की जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं और बढ़ गई। अब इस
स्थिति में जैसे ही वॉरेन हेस्टिंग ने अपनी पोजीशन संभाली और उन्होंने देखा कि यार बहुत गड़बड़ चल रही है, तो वो धीरे धीरे बढ़ते हैं रिफॉर्म्स की तरफ। अब वो कई सारे सेक्टर्स में रिफॉर्म करते हैं। जैसे सबसे पहला अगर हम लोग बात करें रेवेन्यू रिफॉर्म्स, तो रेवेन्यू रिफॉर्म्स के लिए एक अलग से उन्होंने बोर्ड क्रिएट करा विच वाज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। दूसरा, अंग्रेज कलेक्टर्स को अपॉइंट किया गया हर एक डिस्ट्रिक्ट में। भले इनका रेगुलराइजेशन, इनका एग्जामिनेशन का पैटर्न इनके आने वाले सक्सेसर करने वाले थे, बट कहीं ना कहीं इसकी जो आधारशिला है इन्होंने रखी। दूसरा, जो इनकी खजाना था वो अपने पास ले आए। पहले मुर्शिदाबाद में था और उसको उन्होंने शिफ्ट कर दिया कलकत्ता में, ताकि इनके पास बेटर कंट्रोल रहे। बही खातों की जांच के लिए उन्होंने अकाउंटेंट जनरल रखा और उन्होंने देखा कि भाई कहाँ गड़बड़ी हो रही है। कैपिटल ऑफ बंगाल इन्होंने घोषित कर दिया कि अब कलकत्ता होगी। कब? 1772 में। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पेपर में पूछा जा सकता है। इवन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पहले 1 साल के लिए जमींदारी राइट्स देते थे। आपको बता दूं, देयर आर 3 पैटर्न्स, 3 तरीके थे जिससे राइट्स दिए जाते थे। पहला था जमींदारी सिस्टम, दूसरा रियोतवारी सिस्टम और तीसरा था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। तो इन तीनों के बेसिस पे जो पहले था केवल 1 साल के लिए जमींदारी दिया जाता था, और ये जो जमींदारी सिस्टम है तो जो पहले 1 वर्ष के लिए दिया जाता था उसको बढ़ा करके 5 वर्ष किया गया, ताकि और एक बेटर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हो पाए। इसके बाद अगर हम बात करें, उन्होंने जुडिशरी को काफी ज्यादा रिफॉर्म किया, क्योंकि पहले क्या होता था कि राजा रजवाड़े अपनी इच्छा के अनुसार डिसीजन दे देते थे। इसकी वजह से काफी ज्यादा असंतोष था। चीफ जस्टिस उस समय के हुआ करते थे नवाब साहब, और वो नवाब साहब अपने हिसाब से केयरलेसनेस से, कोई भविष्य को न ध्यान में रखते हुए डिसीजन दे देते थे। इस चीज को सुधार करने के लिए उन्होंने 2 डिफरेंट टाइप की कोर्ट्स बनाई। पहली बनाई सिविल कोर्ट टू हैंडल द सिविल मैटर्स, दूसरा बनाया उन्होंने क्रिमिनल कोर्ट, और इन दोनों के लिए हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपीयर रखा सदर दीवानी अदालत। अब ये सदर दीवानी अदालत को टोटल 3 जजेस उसमें रहते थे, जिसमें गवर्नर खुद प्लस 2 और जजेस जो काउंसिल उस समय की जो बनी हुई थी वो रिक्रूट करता था। हाईएस्ट सिविल कोर्ट के लिए था सदर दीवानी अदालत, और हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट के लिए था सदर निजाम अदालत। इसके लिए इंडियन जजेस को अपॉइंट किया जाता था। ध्यान से समझिएगा, क्रिमिनल के लिए इंडियन जजेस, सिविल के लिए गवर्नर। क्यों? बिकॉज सिविल मैटर में प्रॉपर्टी वाली चीजें भी आती थी। साथ ही साथ उस समय कोडिफिकेशन भी किया गया हिंदू लॉज का। हिंदू लॉज बोलना गलत होगा यहाँ पे, इंडियन लॉज का। तो उसमें हिंदू मुस्लिम जितने भी हैं, जो भी उनके पर्सनल लॉज थे, उनके कोडिफिकेशन की भी बात की गई। बात करेंगे ट्रेड रिफॉर्म की, तो उन्होंने सबसे पहले तो अपना इंटरनल ट्रेड संभाला कि भाई कंपनी के अंदर गड़बड़ी चल रही है। इसके लिए उन्होंने बीच में जो भी ब्रोकरेज रहता था या जो भी वो सिस्टम को ही खत्म कर दिया, और उन्होंने कहा कि स्मूथ फ्लो होना चाहिए। और उन्होंने पूरी जगह जो आज का हमारा जो जीएसटी सिस्टम है, वैसे उन्होंने टैरिफ उस समय लगाया लगभग 2.5% का। साथ ही साथ उन्होंने एक और काफी अच्छी चीज की, उन्होंने बैंक की शुरुआत की। अब ये बैंक की शुरुआत करने से क्या फायदा हुआ? इससे कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप को काफी ज्यादा बढ़ावा मिला कि और फैक्ट्रीज में कंपनी को पैसे मिल सके और भारतीयों के पैसे वहां पे जमा करवाए जा सके। जैसे ही ये सारे रिफॉर्म हुए, उसके बाद कंपनी के क्रियाकलापों में ब्रिटिश गवर्नमेंट की भी नजर पड़ी कि क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है। और इस चीज को रिफॉर्म करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसमें ये जो 7 मेजर पॉइंट्स हैं, जिसको हम लोग समझेंगे एक एक करके। जिसमें सबसे पहला मेजर पॉइंट था, पहले वॉरेन हेस्टिंग को कहा जाता था गवर्नर ऑफ बंगाल, मगर उस पोस्ट का नाम चेंज करके एक नया वर्ड ऐड किया गया, गवर्नर जनरल। अब ये गवर्नर जनरल एक बड़ी पोस्ट है बेसिकली, जिसमें ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो इन्हीं के हाथे दे दिया गया।
4 इसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर जोड़े गए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और इसके लिए जो बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसीज थी, इसको बंगाल का, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को बंगाल का सबऑर्डिनेट बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश किया गया 1774 में बेस्ड ऑन दिस एक्ट। इसमें यह भी कहा गया कि अब जो भी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको सर्वेंट कहा जाता था, वो अब कोई गिफ्ट नहीं ले सकते। साथ ही साथ अपने बही खातों का एक एनुअल रिपोर्ट इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट करना था। और फाइनली लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के पास और शक्तियां आई जिससे वो और बेटर पोजीशन में डिसीजन ले पाते थे। उनके साथ ही साथ कुछ कंट्रोवर्सीज भी एसोसिएटेड थी, जिसमें सबसे पहली कंट्रोवर्सी थी रोहिला वॉर की। रोहिला वॉर आप समझ लीजिए कि आप उकसा रहे थे लड़ाई करने के लिए। क्या था कि रोहिलखंड समझ लीजिए ये अवध हो गया और ये हो गए मराठे, दीज आर द मराठा पीपल। इनके बीच में था रोहिला खंड। अब इसको हमेशा डर लग रहा था कि ये कहीं अटैक न कर दे या ये कहीं अटैक न कर दे। इसके लिए जो रूलर थे जो रोहिला खंड के, वो थे रहमत खान। रहमत खान ने अवध के साथ एक ट्रीटी साइन की कि आप हमको प्रोटेक्शन दे दो। तो ये जो डिफेंसिव ट्रीटी थी ये चली। अब मराठा ने इनके ऊपर अटैक नहीं किया। जब इन्होंने अवध के साथ ट्रीटी साइन की थी तो इन्होंने कुछ कुछ पैसे कहा था कि हम आपको रक्षा करने के तौर पे लेंगे, जैसे आज कोरिया पैसे देता है अमेरिका को, कुछ वैसा ही था। तो जब इन्होंने अटैक नहीं किया तो रोहिला खंड के जो रहमत खान थे उन्होंने बोला हम क्यों पैसे दे, अब तो कोई अटैक हो नहीं रहा, आप तो हमारी मदद तब करते जब कोई वॉर होता। तो नवाब को पैसे चाहिए थे। अब इस मौके में वॉरेन हेस्टिंग ने नवाब के अवध के पास भेज दी सेना, और नवाब के अवध चढ़ बैठे रोहिला खंड के ऊपर। तो इस केस में क्या हुआ, इसमें यह समझा गया कि ब्रिटिशर्स आर स्पॉन्सरिंग वॉर फॉर देयर ओन बेनिफिट एंड ही वाज वेरी हेवीली क्रिटिसाइज्ड। उसी तरीके से जो पहला एंग्लो मराठा वॉर है उसकी अगर हम बात करें तो देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो होती है 1761 में, जो पेशवा बाजीराव और अफगान सिंह अब्दाली के बीच, जो अफगान के रूलर थे उनके बीच होती है, उसके बाद से मराठास डिसोसिएट हो जाते हैं। इवन 1775 में पेशवा कौन बनेगा इसके बीच लड़ाई चलती है दो लोगों के बीच, माधवराव, ये नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, और दूसरे थे रघुनाथ राव। रघुनाथ राव जो थे बेसिकली अंकल थे माधवराव के। होता क्या है कि रघुनाथ राव ने एक ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ सूरत। अभी ध्यान से समझिएगा, दो ट्रीटीज है यहाँ पे। एक ट्रीटी ऑफ सूरत है जिसमें इन्होंने कहा था कि रघुनाथ राव जी ने प्रॉमिस किया कि हम आपको बसाइन और सेल्सेट ये दोनों लोकेशन आपको दे देंगे और आप हमें कंट्रोल दे दीजिए, पेशवा की गद्दी हमें दिलवा दीजिए। जैसे ही ये हुआ, जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ मिला तो रघुनाथ राव जी अपनी बात से मुकरने लग गए। इसके लिए क्या हुआ, अंग्रेजों ने उनको पर अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद 1776 में वॉरेन हेस्टिंग ने अपना एक फोर्स भेजा कि आप इस इशू को सेटल करके आइए। तो जब ये वहां बात पहुंची तो उस समय तक ट्रीटी ऑफ सूरत हो गई कैंसिल, जो अभी रघुनाथ राव जी के साथ हुई थी, और एक नई ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ पोरबंदर, विच वॉज विद नाना फडणवीस। अब इस ट्रीटी ऑफ पोरबंदर के बीच जो ये दूसरी ट्रीटी थी, इसके हिसाब से ये था कि माधवराव जो थे इनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा नया पेशवा, और ब्रिटेन को मिलेगा दो चीजें, पहला सेल सट्टे और दूसरा जो भी वॉर के लिए खर्चा आया था अच्छा खासा उसके लिए भरपाई। सेम टू सेम उन्होंने 1782 में एक ट्रीटी ऑफ सलबाई भी साइन हुई, और ये ट्रीटी ऑफ सलबाई इसी का कंटिन्यूएशन था कहीं ना कहीं। सिंधियाज के साथ उन्होंने साइन किया था ट्रीटी ऑफ सलबाई। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी विथ विच वॉज कंक्लूडेड बाय वॉरेन हेस्टिंग, और रघुनाथ राय को पेंशन देकर के साइड कर दिया गया। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल जो सीरीज आती है विच वॉज एंग्लो मैसूर सीरीज,
इसमें पहला जो था वो उसमें ये इन्वॉल्व नहीं थे। जो पहला एंग्लो मैसूर वॉर था विच वॉज बिफोर वॉरेन हेस्टिंग। द सेकेंड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एज हैदर अली वॉज द नवाब ऑफ मैसूर। हैदर अली जो नवाब थे मैसूर के, उनके और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ाई चालू हो गई। ठीक है, उनके बीच और ब्रिटिशर्स के बीच लड़ाई शुरू हो गई एंड ही वाज वेरी एडवांस्ड एज सच कि उन्होंने हरा दिया, हैदर अली ने हरा दिया। और जैसे ही हराते हैं वो एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर देने के बाद उनको लगता है कि लोग शांत हो गए, बट अनफॉर्चुनेटली चीजें यहाँ रुकती नहीं है और ये चीजें आगे तक जाती हैं, जिसमें दोबारा इनकी फिर से तबीयत खराब होगी। और ये जैसे ही इनकी तबीयत खराब होती है, टीपू सुल्तान टेक ओवर करते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर एक और एक्ट आता है जिसको कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। ये पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि 1773 वाला जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये बड़ा ही बेसिक ढांचा था कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अब उस ढांचे की फंक्शनिंग को लगभग 11 साल हो गए थे। उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए, क्या चीजें और एडिशन में आनी चाहिए, कैसे हम इसको और बेटर सिस्टमैटिक कर सकते हैं, इसके लिए बात की जानी चाहिए। तो इसके लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया। ये पिट्स बेसिकली उस समय के तात्कालिक ब्रिटिश पीएम के नाम पे है। इसमें इन्होंने क्या किया, दे हैव सेपरेटेड द फंक्शंस ऑफ द कंपनी। कंपनी दो काम कर रही थी। पहला काम कर रही थी अपना सामान बेचने लेने देकर, जैसे जो कंपनी करती है। इसके लिए काउंसिल ऑफ डायरेक्टर्स को काम दिया गया। दूसरा था पॉलिटिकल अफेयर। अब ये पॉलिटिकल अफेयर बोलने का मतलब ये है कि जितने भी ये जो लड़ाई दंगे हो रहे हैं, किसी भी नए एरिया का कंट्रोल आ रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को गठन किया गया। अगर हम और अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें, डुअल गवर्नमेंट सेटअप इसके लिए किया गया, जिसकी हमने अभी बात की। तो इसमें दो तरीके के मेंबर्स थे। पहला था चांसलर ऑफ एक्सचेकर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और 4 प्रिवी काउंसलर। इसके साथ ही 2 बोर्ड बनाए गए। पहला था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसका काम था केवल और केवल भैया कंपनी चलाओ, आप कंपनी चलाओ। और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, जिसका सीधा सीधा काम था पॉलिटिकल अफेयर्स चलाओ। बट इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि 1773 में टोटल 4 मेंबर थे और 4 मेंबर में एक और मेंबर जो जाते थे, गवर्नर जनरल। टोटल 5 मेंबर आपस में सब वोट कास्ट करते थे, मतलब कोई भी डिसीजन लेना होता था और मेजॉरिटी से डिसीजन होता था। टाई होने के केस में गवर्नर जनरल का जो भी वोट है उसको फाइनल माना जाता था। अब ये जो 4 हैं, इसको घटा करके कितना कर दिया गया, 3 कर दिया गया। और इसके बाद गवर्नर जनरल को और ताकत दी गई 1776 वाले अमेंडमेंट के बाद। तो ये बेसिकली इस समय के बाद हमारे जो वॉरेन हेस्टिंग है उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है और इस पीरियड में आते हैं अमेरिका से बुलाए गए लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय अमेरिका का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं चाहता हूं आप लोग इसको क्लेरिफाई करें। पहला सवाल है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में और किस नाम से जाना जाता है। मेरा दूसरा सवाल है कि ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज क्यों कर पाए, इसके और आप पॉइंट सेट करें। और कोई भी अगर आपका सजेशन हो, कोई भी क्वेरीज हो, सो वी विल बी हैप्पी टू हेल्प एंड थैंक यू वेरी मच अगेन।